कि सिर्फ आप डेडिकेशन के साथ निराशा को दूर रख करके लगे रहिए। हो सकता है ईश्वर ने सर, तो अगर कोई हो जनरल सकता का स्टूडेंट सिक्स्थ अटेम्प्ट में क्रैक कर रहा है, तो ये इज हम्म। इट जस्टिफाइड सर कि 5 साल के बाद वो क्रैक कर रहा है? आपको क्या लगता है? अभी आईएएस मीन्स वही चार्म है और वास्तविकता भी इसी में है कि एक आईएएस डायरेक्ट भर्ती हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं कि मैं एसपी हम्म। मलिक और डिप्टी कमिश्नर जीएसटी में हूँ, कानपुर में पोस्टेड हूँ। बट ऐसा होता है ना, काफी लोग बोलते हैं कि सिस्टम आपको नहीं करने देता जो आप करना चाहते हो। काफी करप्शन होता है, काफी दिक्कतें आती है काम करने में। सो आपने कुछ जैसा देखा है या सच में ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? ये मध्य प्रदेश क्वालिफाई किए कई बार, हम्म। इंटरव्यू मतलब 3 या 4 बार मैंने तब इंटरव्यू दिया, जो आरएस सर्विस थी, और 3 बार मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया। किसान का बच्चा भी प्रिपरेशन करता है, फिर गरीब का बच्चा भी प्रिपरेशन करता है। तो जी। पिछले 7-8 साल में बहुत सारे लोग यूपीएससी में आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से हो गए, मतलब अलग अलग एरिया से इंडिया के आ रहे। बट आपने देखा होगा यूपीएससी ने बहुत मतलब कंपटीशन एक तो ऑलरेडी टफ है, पेपर बहुत टफ किया है सी सेट का। दूसरी सर्विस थी वहां के कंपेयर में, वो छोटी सर्विस थी, लेकिन आकर के मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया यूपी में। तो आप हंसोगे कि वो जेल विभाग की हम्म। सर्विस थी या कोई भी कॉम्पिटिटर। सिर्फ ये ना सोचे कि मैं सिर्फ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊंगा तभी मेरे सारे कार्य ठीक होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है सूरज पाल मलिक सर, जो है डिप्टी कमिश्नर कानपुर में एसजीएसटी। सर, वेलकम टू हॉट टॉक्स। वेलकम टू थैंक आवर यू, थैंक यू, पॉडकास्ट थैंक सर। यू वेरी मच। सर, एक ब्रीफ थैंक यू, बैकग्राउंड थैंक यू। बताएंगे अपना कि आपने मतलब अभी तक कौन से एग्जाम दिए हैं और अभी आप किस पोस्ट पे हो और क्या काम करते हो? ये तो आप ऑलरेडी हालांकि बता चुके हैं कि मैं एसपी हम्म। मलिक और डिप्टी कमिश्नर जीएसटी में हूँ, कानपुर में पोस्टेड हूँ। तो इसके अतिरिक्त मैं मास्टर्स किया, हिस्ट्री में किया था। उसके बाद लॉ किया मैंने। फिर रिसर्च के फील्ड को मैंने देखा। उसमें नेट और ये स्लेट, उस समय स्लेट था, वो भी मैंने किया। तो उस समय मैं सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर अपनी रिसर्च भी की थी, लगभग कंप्लीट थी, बट नॉट फाइनली उसको मैं कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरे सिलेक्शन हो चुके थे कई जगह। तो हम्म। उसी में फिर मैं बिजी हो गया। लेकिन मेरा ये शौक रहा उस समय भी। जो बच्चे रिसर्च कर रहे थे वो आमतौर पर मेरे पास आते थे कि सर सिनॉप्सिस हमारी, मैं हॉस्टल में रहता था, कि सिनॉप्सिस उनका ठीक है, आप परेशान ना होइए, आप ले आइए, मैं इसको लिख दूंगा। तो आप किसी भी फील्ड में जब गहराई में जाते हैं और वास्तव में अध्ययन करते हैं तो आपकी एक पकड़ उस फील्ड पर हो जाती है। लेकिन उसमें वास्तविक अध्ययन होना चाहिए, वास्तविक मेहनत होनी चाहिए। जब वास्तविक अध्ययन और मेहनत करते हैं तो मैं नहीं समझता कोई फील्ड ऐसा होगा कि कोई भी बच्चा उसमें निराश होगा या आपकी पकड़ नहीं होगी। ठीक है ना? राइट, राइट। तो अभी तक आपने जैसे कहा कि आपने भी अलग अलग एग्जाम्स दिए थे, तो लेकिन आपने यूपीएससी भी दी थी कभी? मतलब यूपीएससी के लिए भी ट्राई किया था आपने? हाँ, यूपीएससी भी दिया। इसके अलावा पीएससी तो मैं 2-3 स्टेट के कई बहुत बार क्वालिफाई किए, मध्य प्रदेश क्वालिफाई किए कई बार। हम्म। इंटरव्यू मतलब 3 या 4 बार मैंने तब इंटरव्यू दिया। राजस्थान एमपीपीएससी में का। कई बार सिलेक्शन हुआ। हम्म। हम्म। हाँ, एमपीपीएससी तो बहुत बार दिया, हम्म। लगातार इंटरव्यू देता रहा। बट उसके बाद आरएस आरएस को मैंने ज्वाइन भी किया था उधर, उसकी जो आरएस सर्विस थी, और 3 बार मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया। फाइनली लगभग मैं 9 माह के आसपास वहां पर सर्विस में रहा भी। एट लास्ट मैंने वहां पे रिजाइन किया और आकर के यूपी पीसीएस से मैं जब इधर आया, यूपी पीएससी से, तो एक दूसरी सर्विस थी वहां के कंपेयर में, वो छोटी सर्विस थी, लेकिन आकर के मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया यूपी में। तो आप हंसोगे कि वो जेल विभाग की हम्म। सर्विस थी। और मुझे कहा गया नहीं वो उससे छोटी है, लेकिन ये कुछ नहीं होता, कभी भी पोस्ट छोटी और बड़ी नहीं। आप किस फील्ड में बेहतर
काम कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने उस फील्ड को चुना, और मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उसमें बेहतर काम किया। और हम्म। यही मेरे से, जब मैं बाद में इंटरव्यू दे रहा था यूपीपीएससी का, उस फील्ड पर मेरे से काफी क्वेश्चन पुट अप किए गए। और जब इतने क्वेश्चन पुट अप किए गए, दे वर टोटली सेटिस्फाइड, एंड आई गॉट 150 मार्क्स आउट ऑफ 200। हम्म। अच्छे नंबर हम्म। थे इंटरव्यू में, काफी एंड अच्छा। दे वर सेटिस्फाइड। और कई बार उन्होंने इंटरव्यू के बीच में बोला एक्सीलेंट, ये वो। मतलब आप एक मेच्योरिटी के साथ कहीं भी जब इंटरव्यू दे रहे हैं, या किसी फील्ड को आप देख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता फिर आप उसमें कहीं असफल होने वाले चांस नहीं होते। और असफलता में ही सफलता की कुंजी है। अगर कोई भी कंपटीटर ये सोचे कि मैं एक बार इंटरव्यू दे लिया, उसी बार मैं सेलेक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन होना अपने आप में जीवन की अचीवमेंट होती है। लेकिन अगर नहीं हो रहे, तो कभी मत सोचिए। ये देखिए कि आपसे, आपके साथी लोग, जहां से आपने शुरुआत की थी, वो कहाँ पे हैं। उस भीड़ से आप निकल करके 10th क्लास में पहुंचे, फिर वहां से 12th में पहुंचे, ग्रेजुएशन में पहुंचे, देन कॉम्पिटेटिव फील्ड में पहुंचे। तो आप देखें आप कितने लोगों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। और हम्म। उस फील्ड में भी आप जाकर के अगर ये सोचें, एक बार आपने इंटरव्यू किया या इवन प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में क्षमता नहीं है। कॉम्पिटेटिव फील्ड में मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत बार चांस होता है। कुछ फील्ड ऐसे होते हैं, बहुत बार आप उस फील्ड को टच नहीं करते, आपने हम्म। नहीं पढ़ा, और ज्यादा अंतर नहीं होता। कभी कभी आप 2 मार्क्स से, कभी कभी 1 से, कभी कभी 0.03, 0.5 से आप ऐसे रह गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप में क्षमता नहीं है, क्षमता है। ट्राई अगेन एंड अगेन, एंड आई थिंक यू विल सक्सीड। आप लगातार के, सिर्फ पैसेंस की जरूरत है। आपके अंदर एक इनोवेशन हो, आपके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी का यूज भी करना आवश्यक है। एंड आई हम्म। थिंक ओनली हार्ड वर्क कैन यू लीड इन एनी एरिया। दिस इज हम्म। 100% राइट। एज ए कॉम्पिटेटर, जो मैंने एक लंबा अनुभव किया, इतने सारे इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन भी बहुत सारे हुए, तो जो मैंने सोचा वो मैं बता रहा हूं कि बच्चे के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव फील्ड में कूदे हैं, सिर्फ पैसेंस बनाए रखें। और जो पैसेंस बनाए रखेंगे, मुझे नहीं लगता उनमें कहीं असफलता आएगी। सर, ये पेशेंस की तो आप सही बात बोल रहे हैं। आपने इतने सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, एग्जाम्स भी निकाले हैं, जी आपका करियर भी काफी जी लंबा रहा है। जैसे आपकी, जी आपने बताया मुझे कि लगभग आप 2020 से जी। काम कर, मतलब 2000 से काम कर रहे हैं, और ये 20-25 साल का करियर हो चुका है आपका ऑलरेडी। हाँ, तो 2000 से तो अभी इधर कर रहे हैं, उससे पहले मैंने बताया आरएएस में भी आरएएस रहा, में कर रहे थे। इधर रहा। हम्म। हाँ हाँ। तो आप तो मतलब थोड़ा अ, ब्रीफ में बताएंगे कि क्या क्या आपने मतलब करियर में किस किस प्रोफाइल पे काम किया है, और कैसे आपकी ग्रोथ हुई है, मतलब डिकेड्स में। और तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका मतलब इसमें? देखो, हर फील्ड का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर सर्विस का अलग जैसे अभी हम एसजीएसटी में हैं, यहाँ का अलग एक एक्सपीरियंस है। जेल सर्विस का अलग एक्सपीरियंस था। आरएएस में हम कोऑपरेटिव के फील्ड में थे, वहाँ एक अलग वो था। तो अभी मैं जेल, अगर मैं आपको कह रहे जिस तरीके से आप पूछना चाह रहे कि अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस बताऊं, या एक स्पेसिफिक जो फील्ड का पूछना चाह रहे उसका बताऊं। अलग अलग फील्ड में जो आपको मतलब अलग। बहुत ही अच्छा लगा हो कि हाँ, ये चीज इस सर्विस हम्म। की बहुत ही अच्छी देखो, है। सबसे पहले तो मेरा बेसिक, जो मेरा जो फोकस रहेगा, मेरा हम्म। फोकस एकेडमिक पे ज्यादा रहेगा। ये मेरी हम्म। सर्विस से संबंधित है जो आप पूछ रहे हैं। हम्म। सर्विस से संबंधित जो मैटर है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो सर्विस में हैं। हम्म। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जिनके लिए हम्म। मैं बहुत जगह चला जाता हूँ, लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, या और दूसरी बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी मैं चला जाता हूँ।
मेरा मेन फोकस अगर मैं कहूँ एकेडमिक फील्ड से लेता हुआ सर्विस फील्ड में जाऊं तो वो ज्यादा बेहतर होगा जैसा आप बोले सर, तो मेरे एकेडमिक से ख्याल लेते से, हुए चल सकते हैं है ना। अपन। हाँ तो मतलब हाँ एकेडमिक से वही पहले तो मैं एक। नहीं, एकेडमिक से मैं मतलब जी मेरा वही एक पहले क्वेश्चन था। सर आपने अलग अलग एग्जाम्स दी, लाइक आपने राजस्थान की एग्जाम दी, मध्य प्रदेश की भी दी, जी यूपी की भी दी, जी फिर आपने जेल जी वाली जी मतलब अलग अलग सर्विसेज भी की। आजकल की भी जो जी। स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी यूपीएससी देते, फिर स्टेट के भी एग्जाम देते, हाँ बट उनमें हाँ। एक एक हवा बना रहता है कि आईएएस ही बस एक सर्विस है, बाकी के कोई सर्विस नहीं, मतलब वो चाहते ही नहीं। हम्म। फिर भी अगर उनको कुछ ओके। अलग सर्विस मिल गई तो वो लाइक वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो आपने कहा कि मैंने एक सर्विस ले ली, उसमें मैंने अच्छा काम किया और मैं सेटिस्फाई था। तो ये कितना जरूरी होता है स्टूडेंट्स को कि हाँ आपके पास एक सर्विस है और उसमें भी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि यूपीएससी अपने आप में इंडिया का टॉप एग्जाम होता है। आप वहां सफल हो रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेट पीएससी का भी एग्जाम वो भी कम नहीं होता। क्योंकि आप यूपीएससी में नहीं जा रहे हैं, आप पीएससी में जा रहे हैं, तो वहां पे भी आप अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप किसी भी फील्ड को ये सोच करके, आप एकेडमिक फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप वहाँ प्रोफेसर हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, असिस्टेंट हम्म। प्रोफेसर हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जहां तक प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वहाँ मल्टीटास्क होता है। हम्म। अंतर यहाँ करके हो जाता है। मल्टीटास्क मीन्स वहाँ आप सोशल वेलफेयर का कार्य भी अधिक कर सकते हैं, वहाँ आप एकेडमिक क्षेत्र का, आप एजुकेशन के क्षेत्र में, अदर फील्ड में भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो सब आपके अधीन एक तरह के क्षेत्र आ जाते हैं। हम्म। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉम्पिटिटर सिर्फ ये ना सोचे कि मैं सिर्फ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊंगा तभी मेरे सारे कार्य ठीक होंगे। आप अगर सर मतलब एक आज बस एजु एक दो मिनट आपकी बात की, आजकल मतलब सोशल मीडिया में ये भी है कि यूपीएससी में भी अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आईएएस ही सर्विस है, मतलब ऐसे दिखाया पोर्ट्री के वो, मैं उस पे आप लाइक कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या वही मतलब सर, और भी ऐसा सर्विसेज है। ऐसा कहते हैं कि हाँ आईएएस ही एक नौकरी है, बाकी सब तो चाकरी है, ऐसा कुछ कहते हाँ ऐसे मतलब ऐसे देखिए पोर्ट्री। वो ठीक है, ये तो भी बता भी चुका हूँ कि आईएएस मीन्स तो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, हाँ, उस समय इंग्लैंड में होती थी। और हम्म। जब यहाँ इंग्लिश पीरियड में जब शुरुआत हुई तो मात्र 19 ईयर्स, फिर उसको 21 ईयर्स तक किया गया। और जो है हमारे देश के कितने प्रतिभागी उसमें जाते थे, इंग्लिश मीडियम था टोटल, विभिन्न तरह का लिटरेचर था, तो उसको पढ़ने के बाद ही सिलेक्शन की बात थी। अब उसके लिए कितनी महंगा होता था, उसके लिए इंग्लैंड आपको जाना, अपने बच्चे को भेजना पड़ता था। पहले तो इंग्लैंड में एग्जाम होता था, हैं। इंडिया में तो हम्म। एग्जाम ही नहीं था। तो हम्म। अब इसका एक क्रेज ये रहा कि सिविल सर्वेंट जो होता है, नो डाउट देखिए आईएएस, आईएएस है। अब उसी में आईएएस मींस, मैं यहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर रहा, आईपीएस भी हैं और अदर सर्विसेज भी हैं। तो उसमें एक बेसिक जो नीड होती थी शुरुआत में तो ये थी कि ठीक फैमिली का होगा, विदेश में जाना होगा, या उसके बाद जब इंडिया में भी उसके एग्जाम होने लगे तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लिखा होगा। लेकिन आज वो सब चीजें नहीं है। आपका हिंदी मीडियम भी है, आपका इंग्लिश मीडियम भी है, अदर जो है ऑप्शन आपके पास है उसी में। तो अभी आईएएस मींस वही चार्म है, और वास्तविकता भी इसी में है कि एक आईएएस डायरेक्ट भर्ती हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। हम्म। एक स्टेट वाले में एक पीसीएस से जा रहे हैं तो वो उस लेवल पर तो नहीं पहुंच सकते। स्पष्टता है, क्लियर कट बात है। तो इसलिए यूपीएससी, आईएएस बहुत क्रेज है, था, है और रहेगा, क्योंकि सर एक आपने बड़ा कहा कि डिफरेंस है। यू
आपने जी कहा कि यूपीएससी मतलब आईएएस, मतलब इन शॉर्ट यूपीएससी सिनोनिमस ही है आईएएस के साथ, तो एक क्रेज है। बट इसमें क्या हो जाता है, अब बहुत सारे पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा भी मतलब आईएएस करना चाहिए, या कुछ लड़के भी बहुत आते हैं, और दिल्ली या पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसे हब अब तैयार हो रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो क्या होता है कि जी हम जब पेशेंस की बात बोलते हैं तो साल पे साल मतलब हमारे चले जाते हैं, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, और कभी कभी ना होने के बाद बहुत बड़ा आगे एक क्वेश्चन पड़ता है कि आगे क्या करना है। मतलब आगे उनके बहुत सारे लड़कों के पास ना प्लान होता है, ना कुछ होता है, ना वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो जी। इसके लिए हमें क्या कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए इस चीजों के लिए? ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये डिबेट का मुख्य बिंदु होना चाहिए मेरे हम्म। विचार से। अभी जो आपने पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीधा सी बात है कि आपका बच्चा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आ रहा है, एक किसान का बेटा भी हो सकता है, एक टीचर का बेटा हो सकता है, एक मजदूर का बेटा हो सकता है। हम्म। उनके लिए उसकी प्रिपरेशन कराना, उसको कोचिंग कराना, फिर सन होना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। क्योंकि ये देखिए आप कि कितने कंपिटेटर होते हैं। 10 लाख बैठ गए, 8 लाख बैठ गए, 12 लाख बैठ गए। प्रीलिम्स में फिर एक लिमिटेड फील्ड आ गया। मेंस में फिर इंटरव्यू के लिए वही आपका 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना तक मैक्सिमम जाएंगे। तो कितने जाएंगे? तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रतियोगी को ये सोच करके चलें कि ये तो मेरा ये फील्ड है, इसमें सफलता मिली तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अपना दूसरा कैरियर भी साथ साथ लेकर के, कुछ डिग्री लेकर के चलें, कुछ कोर्सेज कर लें। तो उससे क्या है कि दबाव नहीं बनेगा। और जो माता पिता ने जो मेहनत करके उसको उस फील्ड तक लेकर के गए हैं, उनके ऊपर भी एक बोझ नहीं बनेगा। उनको भी पता मेरा बेटा यहाँ ना होकर के दूसरी जगह सेटल हो जाएगा। तो मैंने जितनी मेहनत की, जितना उसको पढ़ाने में मैंने अपना कष्ट किया है, मजदूरी की है, किसानी की है, सर्विस की है छोटी, और उसको पैसा दिया तो वो पूर्ति हो जाएगी और उसका कैरियर बन जाएगा। तो दूसरे फील्ड मीन्स बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। आपका एडवोकेसी का हो सकता है, कंसर्न फर्म में आप जा सकते हैं। आपका अगर बैकग्राउंड कुछ लेखा फील्ड से संबंधित है तो वहां पे आप दूसरे फील्ड में भी कर सकते हैं। आपका टीचिंग संबंधी है तो टीचिंग संबंधी जो डिग्री होती है या जो डिप्लोमा होते हैं उसको करके उस फील्ड में जा सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं एक के पीछे ना होकर के आप तीनों फील्ड कर रखिए। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट एक पे नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आप भटक सकते हैं। हम्म। उसको आप रखिए, उसको सेफ फील्ड में रखिए। बट अगर आप मेहनत करेंगे और पेशेंस रखेंगे तो वो एक फील्ड में आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। सर लेकिन यही है ना इसी के कि लिए। इसलिए यही बात है ना सर कि जैसे एक यूथ एज में कोई भी एस्पिरेंट आता है यूपीएससी के लिए, मान लीजिए कॉलेज के बाद जी किसी ने स्टार्ट किया 21-22 के एज पे, फिर ये जी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का एक विशियस सर्कल बन जाता है कि एक बार प्रीलिम्स फेल होते हैं फिर अगला अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट। और ये 22 साल से जो बच्चा 30 साल का हो जाता है वो पता भी नहीं चलता वो टाइम कब निकल गया। इस टाइम के दौरान जो प्लान बी उसने सोचा क्योंकि वो होता है। इतना। जी जी जैसे आईआईटियंस काफी मैंने देखे कि आईआईटी, एनआईटी यहाँ से आए हुए काफी रेप्यूटेड जी। स्कूल से आए हुए स्टूडेंट रहते हैं, उनको भी फिर जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, यूपीएससी से फिर बाहर ही नहीं निकल पाते वो। सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या अप्रोच रहेगी लाइफ के लिए? बस नहीं, सर अभी तो इसको एक एक बहुत अच्छी सर अप्रोच इसको भी आ रही। एक इसको एक जोड़ के सवाल था, जैसे नितिन ने कहा कि आईआईटियंस को ही जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स आते हैं वो यूपीएससी करने के लिए वो बैकग्राउंड ही बीए का लेके आते हैं, कि उनको लगता है कि आसानी भी क्या है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी या ज्योग्राफी पढ़ी है तो मुझे शायद आसानी होगी सिविल सर्विसेज में। बट
उसके बाद अगर 3-4 साल बाद नहीं हुआ, ऑलरेडी हमारी जॉब मार्केट जो है इंडिया की इतनी सैचुरेट हो चुकी है, और अब आप भी आ रहे हैं उसमें कि विदाउट नो एक्सपीरियंस एंड बीए बैकग्राउंड, आईआईटीएन तो कहीं पे तो लग जाएगा शायद, मतलब कुछ कोर्सेज के, बट इनके लिए क्या सर, ये क्या है उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है कि हर कंपिटेटर, हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट जो इस फील्ड में कूद रहा है, हर एक को तो वो यूपीएससी में सफलता नहीं मिलेगी। नो हम्म, डाउट, इस ये तो क्लियर कट है। सफलता आपकी किस्मत, आपके हार्डवर्क दोनों पे डिपेंड करती है। और जिस तरीके से आपने बताया कि उनको पता ही नहीं चलता कि 6 वर्ष, मान लिया एक जनरल का स्टूडेंट है, जनरल का प्रतियोगी, उसको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, और उसने शुरुआत की 22 वर्ष से, तो 28-29 साल की तो उम्र ऐसे ही होगी, और लगातार वो कंपटीशन दे रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये भावना आएगी कि मेरा भविष्य क्या होगा। इसी बीच अगर मैं दूसरा कुछ कर लेता तो शायद बहुत बेहतर होता। हम्म, यहाँ मैं आपके इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा एक ही जवाब दूं, बड़ा शानदार जवाब होगा कि कभी लहरों से डर कर के जो ना नैया पार नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, इस बात को छोड़िए, सिर्फ आप हार्ड वर्क करिए, और कभी भी निराशा में मत जाइए। शिक्षा ऐसा फील्ड है कि अगर आप शिक्षित हैं, आपको ज्ञान है, चाहे आप आईआईटीएन हैं, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी हैं, या दूसरे फील्ड के हैं, पीएचडी हैं आप, या दूसरे फील्ड के आप टॉपर हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको सफलता ना मिले। नंबर वन। नंबर टू, आप ये देख रहे हैं कि वो दूसरे वाला उस फील्ड में कार्य ज्यादा कर रहा है, तीसरे वाला दूसरे फील्ड में कर रहा, आप अपने आप को देखिए कि हो सकता है कि आप इस फील्ड में जब नहीं रहेंगे तो दूसरे फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप आईएएस बन गए तभी आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे भी तो है ना हम्म। जिन्होंने दूसरे फील्ड में, एनजीओ के फील्ड में काम किए, आज उनके इतने बड़े बड़े नाम हैं। आपने कॉलेज को, किसी कॉलेज संबद्ध हो गए तो आपका बहुत बड़ा नाम है, यूनिवर्सिटी से हो गए तो बहुत बड़ा नाम है, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए तो आपका बहुत बड़ा नाम है। तो और इस समय मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी हो गई हैं कि आप अगर मान लिया लॉ आपने किया है, तो लॉ वाला फील्ड आपके लिए खुला हुआ है। तो 18 के बाद ही स्टूडेंट लग जाते हैं कि मुझे किस फील्ड में क्या करना है। तो 21 मिनिमम एज है, तो 21 में तो उनको देना ही होगा एग्जाम, 22 में दे सकते हैं, 23 में भी दे सकते हैं। तो उनकी एक एज तो हो जाती है। और ये सिर्फ 6 अटेम्प्ट की बात तो हम जनरल के लिए कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में जब वो देखते हैं तो उनके लिए ज्यादा अटेम्प्ट है। हम्म। हम्म, अगर आप ओबीसी में है तो ज्यादा अटेम्प्ट है आपको, हम्म, ईडब्ल्यूएस में है तो भी आपको अच्छा वो है। तो जनरल में अगर आप देखें तो 6 अटेम्प्ट के साथ आप 28-29 साल की एज तक हो जाते हैं। उस बीच में आपको मेरा अपना जर्नी कि कभी भी निराशा भाव ना ला करके और दूसरों को ज्यादा ना देख करके अपना फोकस प्लान हो सकता। आपने कहा आईआईटीएन की आपने बात की, आईआईटीएन नो डाउट कि जो क्रीम एक तरीके से शुरुआत में होती है, वो हम्म, आईआईटी की तरफ, कुछ डॉक्टर की तरफ, एमबीबीएस की तरफ चले जाते हैं, या अच्छे इंस्टीट्यूट में जैसे एनएलयू में चले गए, बेंगलोर हम्म, के लिए चले गए, तो लॉ वाले भी ऐसे ही जाते हैं। तो उसमें आप ये देख करके चलें कि फोकस कहाँ करना है, स्ट्राइक ऑन द वेरी हार्ट ऑफ इट रन, आपको स्ट्राइक करना होगा।
क्योंकि जब तक बात नहीं अपने आप को लाएंगे तब तक बात नहीं बनती। और आप वास्तविकता में ले आएंगे तो आपके लिए 28-29 साल की कोई एज नहीं है। और आज के इस प्रतियोगी क्षेत्र के फील्ड में तो कोई ऐसी, मैं नहीं समझता बहुत बड़ी एज होगी। आप हो सकता है 22 साल की एज में आ जाए, आप हो सकता है 23 में आ जाए। और दूसरे को ना देख करके आप फोकस वहां करिए जहां आपका ब्राइट कैरियर हो सकता है। अपने आप को पहचाने, पहले अपने आप को देखें कि आप बेहतर कहाँ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक आईएएस बन करके बहुत अच्छे प्रशासक सिद्ध हो। आप एक प्रोफेसर बन के बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति बन करके आप बहुत अच्छे एक एकेडमिक के आदमी जो है सीख सकते हैं। एकेडमिक फील्ड में कितना लोगों ने काम किया है, एक से एक विद्वान हुआ है, कितने बड़े बड़े नोबेल प्राइज मिले हैं। क्या वो हम्म। ऐसा अरे मैं ये करना सिर्फ एक चीज है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। आप फोकस करें। मैं तो सिर्फ अपने जितने भी छात्र होते हैं, जितने प्रतियोगी छात्र होते हैं, उनको कहता हूँ कि टारगेट को जो फिक्स कर ली, तो निशाना अर्जुन की तरह तो एग्जैक्ट सर होना मतलब चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि टारगेट को फिक्स करें और उसी पे मतलब निराश हुए बिना उसी पे काम करें। निराश ना हो, जी निराश सर ना मैं हो। और दूसरे को देख हम्म करके भी ये नहीं सोचें। आप एक भीड़ से आते हैं, हम्म उस भीड़ को आप पीछे छोड़ करके आ रहे हैं। उनमें ऐसे भी तो देखिए जो आपसे बहुत पीछे रह गए हैं। आप हम्म, ये क्यों देख रहे हैं कि आपसे आगे जितने चले गए कि मैं अभी नहीं, आप भी जाएंगे। अगर आप में पेशेंस है आप भी जाएंगे। सिर्फ पेशेंस को बनाए रखिए, निराशा को दूर रखिए। एक ये मुझे कोई सवाल पूछना था कि हम्म। आपने कहा कि कुछ 28-30 में अगर जनरल के स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट मतलब लगभग खत्म हो जाएगी। सर तो अगर कोई हाँ जनरल का स्टूडेंट सिक्स्थ अटेम्प्ट में क्रैक कर रहा है, तो ये इज इट जस्टिफाइड सर कि 5 साल के बाद वो क्रैक कर रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, जस्टिफाई पाँच मीन्स आप किस में जस्टिफाई मतलब 6 अटेम्प्ट मतलब आपको अगर दिए गए हैं। हाँ 6 मतलब बहुत बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि बहुत लोग चीफ सेक्रेटरी या वैसी पोस्ट देखते हैं कि 22 में अगर आपने क्रैक किया तो आपको वो जी पोस्ट मिलेगी, हाँ, बट एज चूंकि वही आपका काफी हाँ जल्दी हाँ हो निकल गया जाएगा। तो जितना उस एज ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपके प्रमोशंस में उतना ही जो है समस्या, हाँ समस्या मीन्स प्रमोशन तो होंगे लेकिन उस एज में नहीं हो पाते हैं जिसमें आप एक लंबी एज अगर है तो आप हर लेवल पर पहुंच ही जाएंगे, नो डाउट। बट तो इसी जहां तक नहीं, इसी जी बात को जैसे कि अगर किसी ने सिक्स्थ अटेम्प्ट में क्रैक किया है तो बहुत ग्लोरीफाई, आई थिंक, मुझे पता नहीं आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है या नहीं इस बात पे, बट बहुत सारी रील्स शॉर्ट्स बनाई जाती है कि सिक्स्थ अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो बहुत है ना एक भेड़ चाल बन जाती है कि जिसको लगता है जिसको स्टॉप करना चाहिए था वो शायद वो डिसीजन नहीं ले पाता रुकने का, और वो भी लगता है अरे इसने अगर किया है तो शायद मैं भी और एक अटेम्प्ट देता हूँ। और इस चक्कर में अगर जनरल के 6 है तो बहुत सारी कैटेगरी में भी है, तो जो मैंने देखे कि 33, 34, 35 तक अटेम्प्ट दिए उन्होंने, बस अटेम्प्ट ही देते जा रहे, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल 37 तक दिए। है? हाँ दिए हैं मतलब दूसरे बहुत। तो 37 तक दिए। तो और मतलब देखो पैसे जहां तक बोरो ये है कि बोरो करके खर्चा, बोरो करके सर, या खेत मतलब मेरे नोन में है कि ऐसे बोरो करके वगैरह उन्होंने अपना वो खर्चा भी चलाया है वैसे। बिल्कुल देखिए, जहां तक अभी आपने बताया कि वो 26 की एज या 28 की और 30 की, 32 की, मैंने कई जो आईएएस बने, मैन वीमेन दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़के लड़की जो थे, कई इस तरह के थे कि वो कंटिन्यूअस दे रहे थे एग्जाम और प्रीलिम्स भी पास नहीं हो रहा था, प्री पास नहीं कर पा रहे थे। हम्म। फिफ्थ अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में प्री पास हुआ, इंटू में अच्छा परफॉर्मेंस रही और प्रॉपर आईएएस उनको मिल गया। प्रॉपर आईएएस मैंने बहुत सारे कई बार उनके प्रोग्राम कराए, खुद उनमें इंटरेस्ट लिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें जो सफल कैंडिडेट थे आईएएस, प्रॉपर के आईएएस, आईपीएस भी थे, तो वो आए, वही वार्ता हमारी भी हुई। उन्होंने अपने बारे में भी बताया
तो उनमें से कई ऐसे थे कि वास्तव में उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और जब हुआ तो प्रॉपर आईएएस हो गए। अटेम्प्ट इसलिए यूपीएससी ने और लिटरेरी पर्सन ने, इंटेलेक्चुअल पर्सन ने, कमेटी ने यही सोच करके रखे ना कि उनको भी पता है कि जरूरी नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में बन जाएगा बच्चा, हम्म। वो स्टूडेंट एक ही अटेम्प्ट में आ जाएगा। तो जहां तक 6 अटेम्प्ट के बारे में कमेंट करना कि उसका 6 अटेम्प्ट था तब हुआ है, मैं नहीं समझता ये कोई, दिस इज नॉट गुड। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, और हो हम्म। सकता है 6 में भी ना हो, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में। मैंने अभी कई एग्जाम्पल मेरे सामने है कि 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिफ्थ अटेम्प्ट में सब कुछ हो गया, 6 अटेम्प्ट में लास्ट में सब कुछ हुआ। कभी भी मैं जो एक पेशेंस की बात कर रहा हूँ, एक पूरे जोश के साथ आप लगे रहिए, जिस फील्ड को चुना है उसमें अपना पूरा जोश के साथ लगे रहिए, डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। आप फ्रस्ट्रेशन को, निराशा को दूर रख दो। दुनिया तो सदैव कमेंट कुछ ना कुछ करेगी ही। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो भी 10 कमियां पता नहीं क्या निकाल देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाले में भी कमियां निकाल देते हैं। इसलिए आप उन चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आपको कॉम्पिटेटिव फील्ड में सफलता प्राप्त करनी है, एक वो है ना, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, चौथा क्या कह रहा है। कबीरदास जी जब एक बात कहे थे कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भय उदास। हम्म। दूसरा क्या कर रहा, आप उसकी उसके कमेंट को छोड़ दीजिए। उसके कर्म उसके हैं, आपके कर्म आपके हैं। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपके ऊपर है, और ईश्वर को भी मानते रहिए। सर, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कभी आप कभी, वही काफी बोल रहे हैं कि उदास नहीं हुई है, निराश मत हुई। सर, जी पूरा एक 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 साल का एक साइकिल चलता है, और वो भी उस वक्त जी का साइकिल के जब मतलब आपके दोस्त पैसे कमाने लगते हैं, काफी लोग घर बनवा देते हैं अपने घर वालों का, और मतलब जी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसमें। जी आपन जो है, आप मतलब घर वालों से पैसे ले रहे हैं, आप हर चीज के लिए घर पे डिपेंडेंट है, और हर साल आता है आपका प्रीलिम्स या मेंस, कहीं अटक जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं। सर, इन जी सबसे तो निराशा एट द एंड आ ही जाती है ना सर। हम्म। तो बिल्कुल, आपकी बात, ये फैक्ट है कि निराशा तो आनी ही है। लेकिन आप उस निराशा को आशा में तब्दील स्वयं करके चलिए। आप ये है कि वो दूसरों की मदद भी करने लगे, लेकिन ईश्वर आपको जब उस सफलता को देगा, तो आप वो तो सिर्फ एक दो की या घर की मदद कर रहे हैं, आप तो पूरे समाज की मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप उस निराशा को उस आशा में तब्दील करिए ना, आप पॉजिटिव सोचिए ना। कुछ लोगों का तुरंत हो गया है, छोटी पोस्ट पे हो गया है, लेकिन आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट तो समाज के लिए है। उस समाज के लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी किसी का हो गया है, छोटी पोस्ट पे हो गया, वो कर रहा है, नो डाउट, या आपके ही मित्र का फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी लेवल पर हो गया है, तो इसलिए आपको ये लगेगा कि देखिए मेरा नहीं हुआ। तो मैं सदैव एक सूत्रीय मेरा जो है, अ, अ, एक वाक्य यही रहेगा कि सिर्फ आप डेडिकेशन के साथ निराशा को दूर रख करके लगे रहिए। हो सकता है ईश्वर ने आपको उस लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ और थोड़ा सा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो थोड़ा ईश्वर के लिए भी सोचिए ना। उस निराशा से आप खुद ही दूर हो जाएंगे। ये क्यों सोच रहे हैं कि अगर किसी का पहले अटेम्प्ट में हो गया, आपका नहीं हुआ, तो आप जो है उससे कम है। हो सकता है ईश्वर का भी थोड़ा सा रहता है, भाग्य को भी थोड़ा सा उसमें सम्मिलित कर लीजिए और आशा की तरफ चलिए। जब आप भाग्य को भी थोड़ा सम्मिलित कर लेंगे तो फिर आशा आपकी बनी रहेगी। तो जैसा आपने तो सर बोला। आपने कभी एक निराश एक नहीं। मिनट बस, हम्म। एक मिनट बस सर, आपने बस डेडिकेशन के बारे में बोला। तो बहुत सारे जी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट लाइक यूपीएससी करने के लिए आते हैं,
और 2-3 साल बाद फिर स्टेट, अगर नहीं हुआ तो स्टेट एग्जाम्स भी देने लगते हैं। तो आपको लगता है कि साइमल्टेनियसली आपको स्टेट एग्जाम और यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना चाहिए, या सोनली मतलब फोकस यूपीएससी पे रखना चाहिए? देखो, जहां तक एज वेल एज कंसर्न अबाउट बोथ एग्जामिनेशन, तो मैं समझता हूं कि जिस अब तो एक अच्छा और हुआ है कि सभी स्टेट पीएससी की लगभग की मैं बात कर रहा हूं कि धीरे धीरे पैटर्न वही बना दिया गया है जो यूपीएससी का है। पहले क्या था, अब से पहले वो थोड़ा डिफरेंट था। ऑप्शनल, वहां ऑप्शनल में दूसरी जो है चीजें आ रही थी, उसका सिलेबस अलग हो रहा था, यूपीएससी का सिलेबस अलग हो रहा था। अब लगभग सेम हो गया है, लगभग सेम। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको फोकस करना है यूपीएससी, देन यू हैव टू फोकस ओनली यूपीएससी। आपको कहीं थोड़ा ऐसा लगे कि आप थोड़ा निराशा की तरफ जा रहे हैं, आप में थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैं पीएससी में भी बेहतर कर सकता हूं, तो आप दे लें, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। अब इस तरह का नहीं रहा, पहले बहुत अंतर था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ यूपीएससी दे रहे तो यूपीएससी पे फोकस करें। और आप किसी स्टेट से हैं, मान लिया आप यूपी से हैं, तो यूपी में जिस तरीका से अभी थोड़ा ऑप्शनल को यूपी का ही बना दिया गया है, यूपी ज्योग्राफी मतलब टोटल यूपी से संबंधित उसमें आ गया है, तो थोड़ा सा तो अंतर आ गया। क्योंकि ऑप्शनल वो नहीं रहे, जो यूपीएससी में एक ऑप्शनल है तो वहां भी अब वो वाला नहीं रहा। बट फिर भी दूसरे जो पेपर्स हैं वो लगभग सेम है, तो आप दे सकते हैं उसको भी। लेकिन आपका टारगेट बड़ा क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप फोकस कर रहे हैं यूपीएससी, तो फिर यूपीएससी पे करें। जी। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे आप बोल रहे थे कि आप सक्सेसफुल होते हो तो काफी लार्ज ऑडियंस पे इम्पैक्ट डाल सकते हो, पूरे बिल्कुल डाल समाज को सकते सुधार सकते हो। बट ऐसा होता है ना, काफी लोग बोलते हैं कि सिस्टम आपको नहीं करने देता जो आप करना चाहते हो, काफी करप्शन होता है, काफी दिक्कतें आती है काम करने में। सो आपने कुछ जैसा देखा है, या सच में ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि आप बन के भी जो आपको बनना है लेकिन समाज के लिए कुछ कर नहीं पाते हो? हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर कट एक बात कह रहा हूँ कि बहाने के लिए तो कुछ भी आप कर लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहेंगे और आप में एक ललक है, आपके अंदर एक जोश है, आपके अंदर एक सेवा करने की आपके अंदर एक कोशिश है, आप कर रहे हैं, तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं मैं मानता कि ये सब चीजें आपको कहीं रोकेंगे। आप एक लेवल पर आकर के अपने आप को उतना मानसिक रूप से सुदृढ़ कर लीजिए कि इन सब का आपको प्रभाव ना पड़े। तो कहने को तो देखिए आप, रुकावटें बहुत सारी आती हैं, लेकिन अगर आपने एक डेडिकेशन किया है तो कोई इस तरह की रुकावट नहीं होती। मैं तो महसूस नहीं करता, मैंने कभी ये चीज महसूस नहीं की। आप समाज सेवा कर सकते हैं, वहां रहते हुए क्यों नहीं कर सकते? आप जाइए, फ्री में आप कोचिंग दीजिए। आप जाइए, दूसरे जो समाज का निचला तबका, आप अपनी तनख्वाह से उसको दे दीजिए कुछ। गरीब बच्चे वहां पे आप दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए आप। आपको कौन रोक रहा है? ये हम्म। तो हमारा अपना स्वार्थ हो जाता है कि हम ये कह देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो 100 बाधाएं हैं। कौन सी बाधा है इसमें? आप जाइए, सामाजिक क्षेत्र में कूदिए, आप जाके कार्य तो करिए। जो फिर आएंगे तो आप देखिए कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ है नहीं। आप कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, आप एकेडमिक फील्ड में लोगों को एनकरेज कर सकते हैं,
आप जो स्टूडेंट हैं उनको लेक्चर दे सकते हैं। जरूरी थोड़ा ये कि आप हर चीज का कि मैं तो एक लेक्चर दे रहा हूं तो मुझे इतनी सैलरी चाहिएगी, तो जरूरी थोड़ा ही होता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको कौन, आप कर रहे हैं इस समय जो आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप भी तो एक समाज सेवा ही कर रहे हैं। हो सकता है कल को आप कुछ स्टूडेंट को ये दिखाएं तो ये क्या है, आप मेरे से कुछ ले थोड़ा ही रहे हैं। हम्म। ये भी तो एक समाज सेवा है। तो आपकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ कि आप जैसे जब अच्छे यंग जो हैं लोग, जो मीडिया में है, सोशल फील्ड में है, वो सब इन चीजों को दिखाएंगे तो पता नहीं कितने लोगों को इससे एनकरेज होंगे। कौन कहता है कि कौन आपको रोक रहा है? आप स्वयं में रुक रहे हैं। ये मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं। व्यक्ति स्वयं से रुकता है, समाज कभी आपको नहीं रोक रहा है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कौन आपको रोकेगा? और अगर रोके भी तो आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज, वो आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो आपने सोच लिया है, वो आपने टारगेट फिक्स कर लिया है कि ये मुझे करना है। मेरे विचार से तो। लाइक एक अलग मतलब क्वेश्चन था जरा हटके कि आप हम हाँ पीछे बात बिल्कुल कर रहे, तो कुछ। आप बोल रहे थे कि किसान का बच्चा भी प्रिपरेशन करता है, फिर गरीब का बच्चा भी प्रिपरेशन करता है। तो जी पिछले 7-8 साल में बहुत सारे लोग यूपीएससी में आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से हो गए, मतलब अलग अलग एरिया से इंडिया के आ रहे। बट आपने देखा होगा यूपीएससी ने बहुत कॉम्पिटिव मतलब कंपटीशन एक तो ऑलरेडी टफ है, पेपर बहुत टफ किया है सीसैट का। तो अगर किसी का जी। बीए बैकग्राउंड है या नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको वो क्रैक करने में बहुत डिफिकल्टी जा रही है। तो क्या ये जस्टिफाइड है सीसैट का पेपर टफ करना, या आप ऐसे 2 साल कोई 1 साल बहुत इजी पेपर निकाल देते हो करंट अफेयर्स बेस्ड, अचानक से आप कोई अलग बहुत डिफिकल्ट पेपर निकाल देते हो, आप सीसैट बहुत डिफिकल्ट कर देते हो, तो आपको लगता जी है ये जस्टिफाइड है यूपीएससी की तरफ से ये सब नहीं, करना? देखो इस फील्ड में शायद आप तो चूंकि इतने जुड़े हुए हो, मेहनत कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हैं आप सब। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आई थी। शुरुआत में क्या था कि सी सेट वाला जो उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थोड़ा टफ हुआ। रीजनिंग थोड़ा उस तरह की हुई। तो यूपीएससी ने स्वयं ही निर्णय लेकर के उसको काफी उस लेवल का बना दिया कि उसमें अगर मेहनत कोई किसान का बच्चा हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का नहीं हो, तो भी वो उसको अब करने में, क्योंकि देखो मेहनत तो आपको करनी होगी। अगर हम्म। यूपीएससी इस तरह का बनाएगा कि भाई आप आइए, सफल होइए, चले जाए, तो वो यूपीएससी का कोई मीनिंग तो रहा नहीं फिर। तो शुरुआत में थोड़ी समस्या थी जब शुरुआत की थी सी सेट की। लेकिन अब तो वो लेवल आप भी देख रहे होंगे, दूसरे भी देख रहे हैं। अब लेवल उस तरह का तो नहीं है। अब तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी प्रतियोगी है, अगर वो थोड़ा मेहनत कर रहा है उसमें सी सेट के लिए, तो वो 10th क्लास का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ रहा है, नहीं सर, रीजनिंग भी वही उस मैं तरह बोल, की आ रही है। नहीं सर, टेंथ का वही लाइक लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ही नीचे गया था प्रीलिम्स का पेपर वन, मतलब उसके बहुत रीजन भी ये दे रहे थे कि बहुत अच्छे कैंडिडेट थे मेरे नॉन में भी, उनका सीसेट मतलब डिस्पाइट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो वो क्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ एमबीए लेवल का या कैट लेवल का ही हो गया था। तो मैं वही बोल रहा था कि अचानक से इतना सीसेट टफ करना, आपको लगता है कि ये जरूरी है सिविल नहीं सर्विसेज के लिए? नहीं नहीं, जरूरी तो देखिए, एक इंडिया का टॉप का एग्जाम है, और जहां भी मतलब हर कंट्री का अपना सिविल सर्विसेज है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर इतना आसान बनाएंगे तो उसका कोई मीनिंग तो रहेगा नहीं। तो अभी शुरुआत में कुछ समस्या थी, अब तो मेरे विचार से सभी स्टूडेंट अपनी मेहनत करके निकाल ही रहे हैं। अब कोई इस तरह की बहुत ज्यादा शिकायतें, या जैसे हमने भी बहुत बच्चों से बात करते हैं, हम हम्म। देखते भी हैं, तो अब बच्चे सी सेट को उस लेवल का टफ नहीं मान रहे। वो मान रहे ठीक है, इतना तो देखो होना चाहिए।
आपको क्वालिफाई कर रहे हैं, आप यूपीएससी में अपियर हो रहे हैं, तो इतनी तो आपको मेहनत करनी होगी। तो नो डाउट कि उसमें अभी भी थोड़ा सा एक अंतर ये है कि जो इंजीनियरिंग के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, उनके लिए थोड़ा आसान तो होता है, लेकिन आसान उनके लिए होता है तो दूसरे वालों के लिए दूसरी चीजें आसान हो जाती हैं। हम्म। एक बैलेंस है ना। जरूरी हम्म। नहीं कि साइंस वाले के लिए कुछ आसान हो रहा तो आर्ट वाले के लिए भी बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। जो आर्ट बैकग्राउंड है उनके लिए भी तो आसान होती है। आपके जनरल पेपर स्टडीज के वन। जो पेपर हो रहे हैं, तो हम्म। वहां पे आके उनके लिए हो रहे हैं। तो देखो, आपको बैलेंस तो बनाना ही होगा। हम्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए आपने दे दिया, दूसरे के लिए नहीं। तो आप बैलेंस बना के चल रहे हैं और आप मेहनत करेंगे तो अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ। और करना सर चाहिए, नितिन, मेहनत करनी चाहिए। तो सर ये क्वेश्चन है जो नितिन कि दोबारा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी। सर जो नए जी। बच्चे अब यूपीएससी के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस जी। होगी आपकी, कि क्या की एडवाइस होगी कि कैसे आप अप्रोच करें यूपीएससी को और लाइफ को एट लार्ज? मैं तो अपने प्रिय दोस्तों से, बच्चों से, प्रतियोगी छात्रों से सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा कि फोकस टारगेट पे करें, निराशा को दूर रखें, इनोवेशन को सोचें, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ओनली हार्ड वर्क उस पर करें। एक बार आप हार्ड वर्क करके देखिए, तो आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जितना भी हो सके करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ें। क्योंकि यूपीएससी के जो अभी पैटर्न हो रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो भी करंट पे आ रहा है, करंट संबंधी, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो हिस्ट्री का फील्ड हो, चाहे जो फील्ड हो, तो जो आपको करंट में आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आए, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो मैं सभी अपने दोस्तों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि न्यू टेक्नोलॉजी मैंने वर्ड यूज किया था वो यही है, इनोवेशन मैंने यूज किया वो यही है कि आप पेपर पे फोकस करिए और हार्ड वर्क के साथ लगे रहिए, निराशा को दूर करिए। आई एम वेरी श्योर कि आप 100% सफलता आपको मिल जाए। सर सर यही था हमारा आज, आज आप हॉट टॉक्स पे आए, आपके की इनसाइट्स आपने शेयर किए हमारे साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू आई होप डियर। आपको भी अच्छा थैंक लगा। यू ब्रदर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसी मेहनत करते रहिए और प्रतियोगी छात्रों को जो है आप एनकरेज करते रहिए। हम भी आपकी इसके लिए प्रशंसा करते हैं। आप वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आपका इसके लिए स्वागत करता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपका। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू फॉर सर। ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।